हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अल्फा इंस्टीट्यूट में। तो बेटा आज की क्लास में हम करने वाले हैं 12th बायोलॉजी के टॉप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये जो आपका होगा पूरी किताब से होगा, लगभग लगभग आपके 10 चैप्टर, है ना। यानी कि आपका जो चैप्टर 1 से लेके जो समष्टियां वाला चैप्टर है, उस पूरे चैप्टर में से आपके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं। तो सभी बच्चे फटाफट लिंक को शेयर कर दो ताकि सारे बच्चे आ जाएं, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करें। ठीक है। और ज्यादा टाइम नहीं, 20 ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं है, ज्यादा आपका टाइम भी नहीं लिया जाएगा। तो जितने भी 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, सारे क्वेश्चन को आपको आंसर देने हैं। ठीक है। अगर आएगा तो भी, नहीं आएगा तो भी, लेकिन आपको कोशिश करनी है। गलत ही बताओगे लेकिन आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि कोशिश करोगे तभी आपको आएगा। ठीक है। तो चलिए, आप सभी आ चुके हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा, जीव तथा उसके वातावरण। ठीक है। जीव तथा उसके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन कहलाता है। यानी मानो कोई क्या है, जीव है। ठीक है। क्या है बेटा, कोई ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म। ठीक है। और उसके वातावरण के पारस्परिक संबंध का अध्ययन कहलाता है। यानी कि यहाँ पे कोई भी जीव है ना। और ये हमारा यहाँ पे बेटा क्या है, वातावरण। क्या हो गया, वातावरण। तो ये जीव और वातावरण के जो मध्य में संबंध है ना, क्योंकि जितने भी धरती पे जीव है, हम सब कहाँ रह रहे हैं, सब कहाँ रहे, वातावरण में रह रहे हैं ना, वायुमंडल में। तो वातावरण के अनुकूल हम क्या होते हैं, अपने आप में चेंज होते रहते हैं। तो इन दोनों के मध्य के बीच का संबंध क्या कहलाता है, पारिस्थितिक पादप भूगोल या पारिस्थितिक तंत्र या पादप समाजिकी। बताओ बेटा क्या कहलाते हैं, फटाफट सारे बच्चे आंसर दो। सारे बच्चे आंसर दो कि क्या कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी, क्या होगा बताइए बेटा, क्या होगा। पारिस्थितिक कहलाता है या पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है या पादप भूगोल कहलाता है या पादप समाजिकी कहलाता है। फटाफट सारे बच्चे, 30 सेकेंड का टाइम है आपके पास, 30 सेकेंड का टाइम है आपके पास। 30 सेकेंड के अंदर सभी बच्चे आंसर दो। ठीक है, वेरी गुड। जितने भी बच्चों का ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही है कि पारिस्थितिक तंत्र। यानी कि बेटा पारिस्थितिक का डिफिनेशन क्या होता है, जो जीव है, ऑर्गेनिज्म है, वातावरण है, इन दोनों के बीच में जो परस्पर संबंध होता है वो अध्ययन कहलाता है, पारिस्थितिकी कहलाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, किस तकनीक के अंतर्गत हेपेटाइटिस बी के टीके तैयार किए जाते हैं। हेपेटाइटिस बी जानते हैं ना बेटा आप लोग, जननांगों का जो मस्सा है ना, हेपेटाइटिस बी। तो किस तकनीक के, जो हेपेटाइटिस बी होती है एक प्रकार का एसटीडी है ना, एसटीडी यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज है, यौन संचारित रोग है हेपेटाइटिस। तो किस तकनीक के द्वारा हेपेटाइटिस बी के टीके का तैयार किए जाते हैं। बसंतीकरण के द्वारा, डीएनए पुनर्योग के द्वारा, अति सूक्ष्म निस्यंदन द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। बताइए फटाफट, 30 सेकेंड का टाइम है सभी बच्चे के पास, फटाफट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी, फटाफट फटाफट बताइए जल्दी जल्दी। क्या कहलाएगा, डीएनए का पुनर्योगज होगा या इनमें से कोई नहीं, या बसंतीकरण या अति सूक्ष्म निस्यंदन। बताइए। बिल्कुल सही बेटा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि डीएनए पुनर्योग। ठीक है, क्या कहलाएगा, डीएनए पुनर्योग। यानी कि जो हेपेटाइटिस बी क्या है, हेपेटाइटिस बी जो एक प्रकार का टीका है, ये तैयार किए जाते हैं डीएनए पुनर्योग के द्वारा। ठीक। नेक्स्ट, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है कृषि क्षेत्र में, चिकित्सा में, वैक्सीन निर्माण में, या ये सभी। बताइए। जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है कहाँ पे, कृषि के क्षेत्र में, चिकित्सा में, वैक्सीन के निर्माण में, या इन सभी में। बताइए बेटा फटाफट बताइए, थर्ड क्वेश्चन का आंसर।
क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर फटाफट सारे बच्चे बताइए कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है कृषि के क्षेत्र में किया जाता है, चिकित्सा में किया जाता है, वैक्सीन निर्माण में किया जाता है, या इन सभी में किया जाता है? बताइए। कोशिश करते रहना, ठीक है, कोशिश करते रहना बेटा, कोशिश करोगे तभी आएगा, बिना कोशिश का होने वाला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी, ठीक है, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है ना, क्या है, जो आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग है, इसका जो उपयोग होता है, हम इसका चिकित्सा के क्षेत्र में भी किया जाता है। जो वैक्सीन होती है ना, वैक्सीन के, जो कोरोना का टाइम था तो वैक्सीन लगाई जाती है ना, कोरोना वायरस वैक्सीन, तो जो वैक्सीन का निर्माण होता है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग करके होता है, और कृषि के क्षेत्र में भी किया जाता है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपके? डी, यानी कि ये सभी। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन पादपों के साथ सहजीवी संबंध स्थापित करते हैं? निम्नलिखित में से कौन ऐसे हैं जो पादपों के साथ सहजीवी संबंध स्थापित करते हैं? राइजोबियम, माइकोराइजा, नॉनस्टॉक और ए और बी दोनों, बताइए। राइजोबियम, माइकोराइजा, नॉनस्टॉक या दोनों? बेटा देखो, चाहे आपका राइजोबियम होगा, चाहे आपका माइकोराइजा, चाहे आपका नॉनस्टॉक, ये सारे आपके क्या हैं? फंजाई हैं। फंजाई को हिंदी में कहते हैं बेटा कवक। क्या कहते हैं? कवक। और अगर आम भाषा में बोलोगे तो फफूंद। ठीक है, फफूंद, या हम जो कहते हैं ना, जो दहिया बोलते हैं, जो रोटी में, ब्रेड में दहिया लग जाता है ना, व्हाइट व्हाइट जो लग जाता है ना, वही आपका फंजाई होती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा पादपों के साथ सहजीवी, सहजीवी का मतलब होता है कि जिसपे दो जीव, है ना, कि जिसे एक ऐसा स्थान हो, है ना, जिसमें दो जीव क्या हो, एक दूसरे पे परस्पर संबंधित के सहजीवन प्राप्त, एक दूसरे को लाभ दे रहे हैं और एक जीवन को यापन कर रहे हैं, सहजीवी, है ना, दो लोगों की बात हो रही है। तो बताओ, राइजोबियम है, माइकोराइजा है, नॉनस्टॉक है, या दोनों और ये भी दोनों है? क्या हो जाएंगे? बिल्कुल, वेरी गुड, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोनों, ए और बी दोनों। देखो, अगर ये आपका क्या देखते हो बेटा ना, जो जड़ें होती हैं, है ना, प्लांट्स की जो जड़ें होती हैं, तो ये मानो जड़ें हैं, ठीक है, ये क्या है बेटा? जड़ें हैं। तो इन जड़ों में, इन्हीं जड़ों में जो माइकोराइजा होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं? जो माइकोराइजा होते हैं, ये सहजीवी संबंध स्थापित करते हैं, यानी कि दोनों को लाभ होता है। तो ये काम राइजोबियम भी करता है और माइकोराइजा भी करता है, और ये एक प्रकार का फंजाई है। फंजाई को कवक कहते हैं और आम भाषा में फफूंद या दहिया कहते हैं। और ये किसी भी प्लांट्स पे है, ये किसी भी प्लांट्स पे है तो उसको एक लाभ देगा, हानि नहीं देगा, वो उससे लाभ लेगा। अगर माइकोराइजा राइजोबियम है तो प्लांट से लाभ लेगा, तो प्लांट्स भी इनसे लाभ लेगा। ठीक है, क्योंकि देखो, जो ईस्ट होता है, ईस्ट का यूज अल्कोहल में यूज किया जाता है ना, बहुत सारी ऐसी फंजाइयां हैं जिनके द्वारा बहुत सारी यूज होते हैं। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस रोग की पुष्टि बिडाल परीक्षण द्वारा होती है? निम्नलिखित में से किस रोग की जो पुष्टि होती है वो बिडाल परीक्षण द्वारा होती है? टाइफाइड की, मलेरिया की, अतिसार की, फाइलेरिया की? बताओ। बिल्कुल इजी, और इस टाइम तो मलेरिया टाइफाइड एकदम फैला हुआ है ना, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू, ये 3 ऐसे डिजीज हैं जो बहुत ज्यादा फैली हुई है। तो लगभग अगर कोई भी फैमिली है तो उस फैमिली में 2 से 3 बंदे तो मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू से ग्रसित हो ही रहे हैं। तो बताओ उनके लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? किस रोग की पुष्टि? जो बिडाल परीक्षण होता है, बिडाल परीक्षण जो होता है वो टाइफाइड के लिए यूज होता है, मलेरिया के लिए यूज होता है, अतिसार के लिए यूज होता है, या फाइलेरिया के लिए? बताइए बताइए बताइए। 5वें का क्वेश्चन नंबर 5 का बेटा क्या होगा? 5 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? बताइए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टाइफाइड, है ना, क्या हो जाएगा? टाइफाइड। टाइफाइड किसके द्वारा? बिडाल टेस्ट, है ना, बिडाल टेस्ट के द्वारा ये पता चलता है। इसमें बेटा ब्लड लिया जाता है, ठीक है, बिडाल टेस्ट के द्वारा पता चलता है कि व्यक्ति को क्या हुआ है? टाइफाइड।
तो टाइफाइड परीक्षण के द्वारा टाइफाइड रोग की जांच के लिए बिडाल परीक्षण किया जाता है, या टाइफाइड रोग की जांच बिडाल परीक्षण के द्वारा होती है। ठीक है, तो कोशिश करते हुए चलना है, बताते हुए चलने हैं। ठीक है, और साथ साथ लिंक को शेयर करते हुए चलो। ठीक है, नेक्स्ट, संदेशवाहक आरएनए का निर्माण होता है एमआरएनए। ठीक है, एमआरएनए को हम क्या कहते हैं बेटा? संदेशवाहक आरएनए, यानी कि मैसेंजर आरएनए। तो संदेशवाहक जो आरएनए होता है इसका निर्माण कहाँ होता है? देखो बेटा, डीएनए ही जो होता है, डीएनए ही क्या करता है? आरएनए का निर्माण करता है, क्योंकि डीएनए एक प्रकार का जेनेटिक मटेरियल है। ये इसको सूचनाओं को, इसके मैसेज को, इन सारी चीजों को पहुंचाना है, तो डीएनए ही क्या करता है? आरएनए का निर्माण करता है। तो संदेशवाहक आरएनए का निर्माण होता है केंद्रक में, राइबोसोम में, गाल्जिकाएं में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। बताइए, बिल्कुल एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो संदेशवाहक आरएनए होते हैं उनका निर्माण कहाँ होता है? केंद्रक में होता है, राइबोसोम में होता है, गाल्जिकाएं में होता है, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है? तो बेटा यहाँ पे आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? केंद्रक में, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर, केंद्रक के अंदर आनुवंशिक पदार्थ यानी कि डीएनए पाया जाता है, और डीएनए ही आरएनए का निर्माण करता है। और बेटा आरएनए जो होते हैं, है ना, आरएनए जो होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ठीक है, आरएनए जो क्या होगा? आरएनए जो होगा ये होते हैं 3 प्रकार के, है ना। क्या क्या? आरएनए, एमआरएनए, ठीक है, और टीआरएनए। ओके, क्लियर? चलो नेक्स्ट, कौन से आनुवंशिक विकार 21वें क्रोमोसोम की त्रिसूत्रता के कारण होता है? त्रिसूत्रता का मतलब 3 क्रोमोसोम, है ना। तो कौन सा एक ऐसा आनुवंशिक विकार है जो 21वें क्रोमोसोम की त्रिसूत्रता के कारण होता है? क्लाइफेंटर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, या थैलेसीमिया? बताओ, क्लाइफेंटर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, या थैलेसीमिया? कौन से 21वें क्रोमोसोम की त्रिसूत्रता, यानी कि जो 21वां क्रोमोसोम है ना, ये जो 21 जोड़े वाला क्रोमोसोम है, यहाँ पे गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाएगी? यक्स 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 यक्स। बताओ, क्योंकि बेटा देखो होता है 46 ना, 22 समान, यानी कि 22 क्या होते हैं? यक्स यक्स। ये मेल का भी यक्स ही होगा और फीमेल का भी यक्स ही होगा। ओके, मेल और फीमेल दोनों का क्या होगा? यक्स यक्स ही होगा। 23वां महिला का यक्स ही होता है, पुरुष का चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे 21वां गुणसूत्र बोल रहा है, मानो 21 21 के उतना हो जाएगा, 42 ही हो जाएगा ना, 42 हो जाएगा। लेकिन किसमें? तो 21वें क्रोमोसोम की त्रिसूत्रता के कारण होता है, क्या होता है? यानी कि गुणसूत्र की संख्या बढ़ जाती है। तो कौन सा डिजीज होती है? बताइए बेटा। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7वें का, वो हो जाएगा सी, यानी कि डाउन सिंड्रोम। क्या हो जाएगा? डाउन सिंड्रोम जो होता है 21वें गुणसूत्र के त्रिसूत्रता के कारण, यानी कि यहाँ पे ये संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण व्यक्ति को, जो शिशु होता है, जो बच्चा होता है, वो डाउन सिंड्रोम से ग्रसित हो जाता है। और डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति लगभग 16, 17, 14, 15 में इनकी डेथ हो जाती है। इनका मंद बुद्धि होते हैं, इनका विकास ही नहीं होता, है ना। बहुत सारी इसमें प्रॉब्लम्स होती है। नेक्स्ट, क्या पुरुष से संबंधित है? वैक्सोटोमी, गोलिया, टुबैक्टोमी, या इनमें से कोई नहीं? पुरुष से क्या संबंधित है? क्या पुरुष से संबंधित है इसमें बेटा? बताओ। ये 4 ऐसी युक्तियां हैं, जो ये तीनों चारों जो युक्तियां हैं आपकी गर्भ निरोधक युक्तियां हैं, यानी कि जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए, जो हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है उस पॉपुलेशन रेट को कम करने के लिए। ठीक है, तो बताओ, वैक्सोटोमी, गोलिया, टोबैक्टोमी, या इनमें से कोई नहीं? 30 सेकेंड का आपके पास टाइम है, फटाफट आंसर बताओ। 30 सेकेंड का टाइम है, जल्दी जल्दी बताओ। सारे बच्चे कोशिश करो, सारे बच्चे कोशिश करो बताने की।
क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? बताओ। फटाफट फटाफट बताओ, सभी बताओ क्या होगा? वैक्सोटोमी पुरुष से संबंधित है, गोलियां पुरुष से संबंधित है, टोबैक्टोमी पुरुष से संबंधित, तो गोलियां तो है ही नहीं, बिल्कुल हट जाएगी। दो है, दो में से आपको चूज करना है या इनमें से कोई नहीं। तो बेटा आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वैसेक्टॉमी जो होता है वो पुरुष से संबंधित होता है। ये एक अस्थायी विधि होती है, शल्यक्रिया, जिसको हम कहते हैं ऑपरेशन, जिसके द्वारा पुरुष की जो शुक्रवाहक होती है ना, जो शुक्रवाहक होता है उसको या तो काट दिया जाता है या तो उसको बांध दिया जाता है। ठीक है, जिससे जो हमारी पॉपुलेशन रेट है ना, वो क्या हो सके? कम हो सके। ठीक, नेक्स्ट, एंड्रोजन स्रावित होता है रीडिंग कोशिकाओं के द्वारा, स्पर्मेटिड्स द्वारा, सर्टोली कोशिकाओं के द्वारा, या उपरोक्त में से कोई नहीं? बताओ। एंड्रोजन स्रावित होता है, जो एंड्रोजन, एक प्रकार का एंड्रोजन जो हार्मोन्स है वो स्रावित होता है लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा, स्पर्मेटिड के द्वारा, या सर्टोरी कोशिकाओं के द्वारा, या उपरोक्त में से कोई नहीं? बताइए बेटा किसके द्वारा ये जो एंड्रोजन एक प्रकार का हार्मोन्स है वो स्रावित होता है? एंड्रोजन स्रावित होता है। सभी लोग कोशिश करते रहिए, कोशिश करते रहिए, ठीक है? सभी के आंसर आने चाहिए, जो बात बीच बीच में बात कर रहे हो वो बात नहीं होनी चाहिए, सभी के बस आंसर होने आने चाहिए। आप गलत बता रहे हो गलत ही बताओ, सही बता रहे हो सही बताओ, क्या पता तो कम आ रहे हो सही तो हो जाए, है ना? तो बताओ। एंड्रोजन स्रावित होता है लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा, सर्टोली कोशिकाओं के द्वारा, स्पर्मेटेड के द्वारा, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो बेटा यहाँ पे आपके राइट आंसर हो जाएंगे, एंड्रोजन जो स्रावित होता है वो होता है लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा। किसके द्वारा? लीडिंग कोशिकाओं, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक है, क्या राइट होगा? ऑप्शन नंबर ये आपका यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट, निभाग पाया जाता है, निभाग, निभाग पाया जाता है परागकण में, बीजांड में, भ्रूणपोष में, या इन तीनों में? बताओ फटाफट बताओ। निभाग पाया जाता है, देखो 30, एक क्वेश्चन के लिए मैं 30 सेकेंड का आपके टाइम दे रही हूँ, ठीक है? ये क्वेश्चन के लिए आपके पास 30 सेकेंड का टाइम है और 30 सेकेंड में आपको बताने हैं, ठीक? बताओ, कोशिश करते रहो, क्या होगा? पराग कण में होता है या बीजांड में होता है या भ्रूणपोष में होता है? बताओ, परागकण में, बीजांड में, भ्रूणकोश में, या इन तीनों में ही आपके जो निभाग होते हैं वो पाए जाते हैं? कहाँ पाए जाते हैं? बताओ, निभाग कहाँ पाए जाते हैं? देखो निभाग, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बीजांड में। बीजांड को कहते हो ओव्यूल, ठीक है? तो देखो ये जो खाली वाला भाग है ना, यही जो पीछे का ये जो खाली वाला भाग है इसी को हम कहते हैं निभाग। यानी कि बीजांड द्वार के पीछे ये जो माइक्रोपाइल है, ठीक है, माइक्रोपाइल को हम कहते हैं बीजांड द्वार। तो बीजांड द्वार के पीछे जो एक खाली भाग होता है जहां पे कोई भी अध्यावरण नहीं होता या जिसपे अंतःध्यावरण नहीं पाया जाता है, वहां के खाली स्थान को हम क्या कहते हैं? निभाग कहते हैं। तो निभाग पाया जाता है बीजांड के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नेक्स्ट, कापरटी का कार्य क्या होता है? कापरटी, कापरटी एक ताबा रोचक, ठीक है, एक ताबा मोचक क्या है? गर्भ निरोधक युक्तियां है, ठीक है, क्या है? गर्भ निरोधक युक्तियां, यानी कि ये एक ऐसी युक्ति है, ठीक है, ये एक प्रकार की बेटा क्या है? एक ऐसी युक्ति है जो महिला की, ठीक है, क्या है? जो महिला के कहाँ पे? गर्भाशय में यूज की जाती है। तो बताओ, जो कापर टी है ना, जो कापर टी है, कापर टी का क्या कार्य है? कापर टी का क्या कार्य है बताइए, सभी बच्चे बताइए कि जो कापर टी होती है, कापर टी का कार्य
क्या होता है किसी को पता कि कॉपर टी का कार्य क्या होता है? बेटा देखो, कॉपर टी जो होती है एक तांबा मोचक संरचना होती है ना, जो कि यहाँ पे इस गर्भाशय में ये तांबे की बनी होती है, ठीक है, यानी कॉपर की बनी होती है, और यहाँ पे इसी गर्भाशय में इसको रोपित कर दिया जाता है, जिससे ये कॉपर आयन को क्या करती है, रिलीज करती है। इनसे क्या निकलते हैं, इनसे जो कॉपर आयन होते हैं वो क्या होते हैं, इनसे रिलीज होते हैं। अब मानो यहाँ पे जब क्या होता है, नर युग्मक, ठीक है, जब क्या होगा, नर युग्मक यहाँ पे प्रवेश करता है, तो इस आयन की वजह से, इन आयन की वजह से इनकी जो गतिशीलता होती है ना, वो अवरुद्ध हो जाती है, ठीक है, कार्य जो इनकी क्षमता होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ऑप्शन क्या है, ह्यूमनस का निर्माण को रोकना, गर्भधारण को रोकना, निषेचन को रोकना, या उत्परिवर्तन की जांच करना। यानी कि जो म्यूटेशन, उत्परिवर्तन का मतलब होता है म्यूटेशन, जो जीन में गड़बड़ी है ना, जो उत्परिवर्तन के कारण जीन में गड़बड़ी हो गई है उसका जांच करना। बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे आंसर भी आ चुका है ना, बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे आंसर आ चुका है बेटा। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी निषेचन को रोकना। क्योंकि जब यहाँ पे कॉपर टी का यूज होता है तो यहाँ से जब इसमें नर युग्मक जाते हैं तो ये अपनी तांबा मोचक रसायन को छोड़ती है, जिससे इनकी गतिशीलता क्या हो जाती है, अवरुद्ध हो जाती है, इनकी कार्यशीलता अवरुद्ध हो जाती है, जिससे यहाँ पे निषेचन ही नहीं हो पाता। ठीक, तो क्या होता है, कॉपर टी का कार्य है निषेचन को रोकना। ठीक, नेक्स्ट, जननांग मस्सा निम्नलिखित में से किसके द्वारा फैलता है? हेपेटाइटिस ए के द्वारा, हर्पिस विषाणु द्वारा, ट्राइकोमोनास द्वारा, पैपिलोमा विषाणु द्वारा। बताओ, जो जननांग का मस्सा है ये बेटा आपके यौन संचारित रोग है, क्या है, एसटीडी है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी कि यौन संचारित रोग है। तो बताओ, ये जो जननांगों का मस्सा होता है ये निम्नलिखित में से किसके द्वारा फैलता है? हेपेटाइटिस ए के द्वारा, हर्पिस विषाणु के द्वारा, ट्राइकोमोनास के द्वारा, या पैपिलोमा विषाणु के द्वारा। बताओ किसके द्वारा? 12 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा? बताइए बेटा, फटाफट बताइए। तो बेटा यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, पैपिलोमा विषाणु के द्वारा जो जननांगों की मस्सा, ठीक है, जो जननांगों की मस्सा होती है वो पैपिलोमा वायरस के द्वारा फैलता है। नेक्स्ट, आनुवंशिक अभियांत्रिकी जीवाणुओं को, ठीक है, आनुवंशिकता अभियांत्रिकी जीवाणुओं को किसके उत्पादन के लिए संयोजित किया जाता है? जो आनुवंशिकता अभियांत्रिकी जीवाणुओं को किसके उत्पादन के लिए संयोजित किया जाता है? प्रोजेस्टेरॉन के लिए, इंसुलिन के द्वारा, एस्ट्रोजन के द्वारा, या थायरॉक्सिन के द्वारा? बताइए, 30 सेकेंड का टाइम है बेटा, बताइए। जो आनुवंशिकता अभियांत्रिकी जीवाणुओं को किसके द्वारा उत्पादन के लिए संयोजित किया जाता है? प्रोजेस्टेरॉन के द्वारा, इंसुलिन के द्वारा, एस्ट्रोजन के द्वारा, या थायरॉक्सिन हार्मोन्स के द्वारा? बताओ किसके द्वारा किया जाता है? यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? कोशिश करो, बताओ। 13 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इंसुलिन, है ना, किसके द्वारा? इंसुलिन के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर भी यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। ठीक, नेक्स्ट, मानव शुक्राणु के क्रोमोसोम का निर्माण होता है। जो मानव का, ठीक है, क्या है, जो मानव का शुक्राणु है, ठीक है, ये मानव का जो शुक्राणु है, तो इस मानव के शुक्राणु पे जो क्रोमोसोम नामक टोपी आकार की संरचना पाई जाती है उसका निर्माण होता है केंद्र के द्वारा, लाइसोसोम के द्वारा, गाल्जिकाय द्वारा, या अंतःप्रद्रव्य जालिका के द्वारा? बताओ, ह्यूमन स्पर्म के जो क्रोमोसोम की निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है? न्यूक्लियस के द्वारा, लाइसोसोम के द्वारा, गाल्जिकाय के द्वारा, या अंतःप्रद्रव्य जालिका के द्वारा? किसके द्वारा होता है? बताओ, फटाफट बताओ। हर एक क्वेश्चन पे मैं आपको 30 सेकेंड दे रही हूँ, 30 सेकेंड के अंदर आपको आंसर बताने हैं। बताओ किसके द्वारा होगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, या डी? क्या हो जाएगा?
यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना, 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गाल्जी काय के द्वारा, गोल्गी बॉडी। ठीक है, क्योंकि गोल्गी बॉडी के द्वारा एंजाइम रिलीज होते हैं, तो इन्हीं एंजाइम के द्वारा ये जो स्पर्म के ऊपर जो एक्रोसोम की, ठीक है, एक्रोसोम की जो टोपी नुमा भाग पाया जाता है, उसका क्या होगा, फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट, मनुष्य में अपरा का निर्माण होता है, ह्यूमन प्लेसेंटा का निर्माण होता है। जो मनुष्य में जो ह्यूमन के प्लेसेंटा का निर्माण होता है वो किससे होता है, एमनियन द्वारा, एलेंटेज द्वारा, या कोरियन द्वारा, या कोरियन तथा एलेंटाइज द्वारा। बताओ, मनुष्य में अपरा का निर्माण होता है, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। बताइए क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। ये मुझे लगता है कि आप चौथी से पांचवी बार ये क्वेश्चन कर रहे हो, तो किसी बच्चे का यहाँ पे मिस्टेक तो होना ही नहीं चाहिए, है ना। किसी बच्चे को यहाँ पे मिस्टेक होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल आपको सही करेक्ट आंसर देने हैं। बताओ, कंफ्यूज जरूर होगे, मुझे पता है कि आप भले 10 बार करोगे, लेकिन यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज जरूर हो जाएंगे। तो वापस से जिन बच्चों का आंसर जो गलत आ रहा है वो वापस से सही करके बताएं। बताओ, एमनियन के द्वारा होता है, एलेंटाइज के द्वारा होता है, कोरियन के द्वारा होता है, या कोरियन तथा एलेंटोइज दोनों के द्वारा होता है। थोड़ा यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा, कि कोरियन के द्वारा। ठीक है, जो ह्यूमन प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है, इसका कार्य होता है शिशु को, भ्रूण को पोषण देना, ये बनता है कोरियन के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट, पुष्पी पौधों में नरयुग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होता है, फ्लावरिंग प्लांट्स में। ठीक है, तो फ्लावरिंग प्लांट्स में मेल गैमेट, ठीक, मेल गैमेट का जो फॉर्मेशन है, ठीक है, किसके डिवीजन से होता है, यानी विभाजन। बताओ, किसके विभाजन से होता है, काई कोश का, लघु बीजाणु, जनन कोश का, लघु बीजाणु, मात्र कोश का। बताओ, किसके विभाजन से। ये भी आप बहुत बार कर चुके हो, वापस से लाने का मतलब यही है, क्योंकि ये ऐसे आपके क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं। ठीक, इसीलिए एक बार नहीं, दो बार नहीं, 4 बार नहीं, 10 बार करो, लेकिन कर लो, ताकि अगर आ जाए तो आपको दिक्कत ना हो कि मैंने इस क्वेश्चन को तो देखा ही नहीं है, मेरे आंख के सामने तो आया ही नहीं है, या मैंने सॉल्व ही नहीं किया है। तो बताओ क्या होगा बेटा, यहाँ पे क्या हो जाए, जितने भी बच्चों का ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, वेरी गुड, कि जनन कोशिका के द्वारा, क्योंकि पराग कण के अंदर, ठीक है, पराग कण के अंदर दो कोशिकाएं होती है, या दो कोशिका बोलो, या दो न्यूक्लियस। ये होती है केंद्रक कोशिका और एक होती है वेजिटेटिव सेल। तो वेजिटेटिव सेल्स जो करती है, जो एंटाइन सूज के पोलन ट्यूब बनाती है, इस पोलन ट्यूब की, ठीक है, इस पोलन ट्यूब की ग्रोथ में नियंत्रित करती है ना, किसको, ग्रोथ को नियंत्रित करती है। लेकिन ये जनन सेल जो होती है, ये समसूत्री विभाजन के द्वारा, समसूत्री विभाजन में इसके किसका, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, और न्यूक्लियस के डिवीजन के द्वारा 1 से 2 सेल्स में ये डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो जनन कोशिका के द्वारा। नेक्स्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रमुख प्रदूषक है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रमुख प्रदूषक है, वायु का, मृदा का, जल का, या वायु तथा जल का, यानी कि दोनों का। बताओ, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रमुख प्रदूषक है, वायु का है, मृदा का है, जल का है, वायु तथा जल दोनों का है, किसका है बेटा, बताओ। कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक है, बताओ किसका है, वायु का, मृदा का, जल का, या वायु तथा मृदा
वायु तथा जल दोनों का। तो बेटा यहाँ 17 का भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये यानी कि एयर का। ठीक है, किसका, एयर का। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे, ए करेक्ट होगा। ठीक, नेक्स्ट, मरुस्थलीय अनुकूलन का उदाहरण है अगेयो, नागफनी, ए और बी दोनों, या ट्रापा। बताओ, मरुस्थली जहां पे रेगिस्तान वाला भाग, जहां पे जल की क्या हो, कमी, रेगिस्तान वाले भाग में क्या होता है, जल की कमी होती है, वहां पे जल बहुत कम पाए जाते हैं। तो मरुस्थलीय अनुकूलन का उदाहरण है अगेव है, नागफनी है, ए और बी दोनों है, या ट्रापा है। बताओ, 30 सेकेंड का टाइम मैं दे रही हूँ, 30 सेकेंड के अंतर्गत सभी बच्चे बिल्कुल करेक्ट आंसर बताओ। 30 सेकेंड का टाइम है आपके पास। ठीक, बताओ, कोशिश करो सभी बच्चे बताओ, फटाफट बताओ कि जो मरुस्थल यानी अनुकूलन का मतलब होता है अडॉप्टेशन। जैसे ना हम अपने अनुकूलन के अनुसार, मौसम के अनुसार अपने आप को चेंज कर लेते हैं, अपने आप को ढाल लेते हैं। तो यहाँ पे कौन है मरुस्थली, रेगिस्तान में अनुकूलन का, अडॉप्टेशन का उदाहरण कौन है, बताइए। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे आप, कंफ्यूज होंगे, तो कंफ्यूजन को दूर करते हुए आपको बताने हैं। आपका जो भी कंफ्यूजन है उसको दूर करना है, दूर करते हुए आपको बताने हैं। बेटा यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए और बी दोनों, यानी कि जो अगेव होता है और जो नागफनी यानी कि कैक्टस होती है, ये दोनों मरुस्थली अनुकूलन का उदाहरण है। क्या है, दोनों मरुस्थली अनुकूलन का उदाहरण होता है। क्योंकि देखो, जो नागफनी होती है ना, ये क्या होती है, जो नागफनी होती है, ये अपनी संरचना को, ये जो नागफनी की पत्तियां होती है ना, ये क्या कर देती हैं, अपनी संरचना में कांटे, पूरी पूरी बॉडी को क्या कर देती है, कांटों में कर देती है, और इनकी जो पत्तियां हो जाती है तनी में रूपांतरित हो जाती है, मांसल हो जाती हैं, जिससे जल की हानि ना हो सके। ठीक है, क्योंकि पौधे में पत्तियों का काम होता है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करना, और वाष्पोत्सर्जन के द्वारा बेटा जल की हानि भी होती है। जैसे स्टोमेटा खुलेगा जल बाहर, स्टोमेटा बंद होगा तो जल अंदर। ठीक, आप देखते हो ना पेड़ पौधों पे जल की बूंदे, तो वो जल की बूंदे कहाँ से आती हैं, वो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा पत्तियां क्या करती हैं, जल की बूंदों को निकालती। ठीक है, तो मरुस्थलीय अनुकूलन का जो उदाहरण होता है वो आपका होगा अगेव और नागफनी दोनों, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी ए और बी दोनों। नेक्स्ट, बिना निषेचन के पौधे का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है, बिना फर्टिलाइजेशन, यानी कि देखो मेल, ठीक है, मेल और फीमेल इन दोनों का, ठीक है, इन दोनों का क्या हो रहा है, फ्यूजन ही नहीं हो रहा है, ये आपस में फ्यूज ही नहीं हो रहे, लेकिन न्यू प्लांट्स, ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है, एक न्यू प्लांट्स की उत्पत्ति हो रही है, तो ये क्रिया कहलाती है। बताओ, बिना निषेचन के पौधे का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है, ग्राफ्टिंग के द्वारा, प्रत्यारोपण के द्वारा, कायिक प्रवर्धन के द्वारा, या ए और बी दोनों, बताओ किसके द्वारा। अब इसमें भी आप कंफ्यूज होंगे, तो थोड़ा सा अपने कंफ्यूजन को दूर करते हुए आपको बताने हैं। इसमें भी आप सभी कंफ्यूज होंगे, क्योंकि ग्राफ्टिंग है, प्रत्यारोपण है, कायिक प्रवर्धन है, तो आपको लगेगा तीनों तो है ना, तीनों तो है। तो बताओ कौन सी ऐसी निषेचन की या निषेचन की विधि होती है जिसमें तो क्या हो रहा है, फ्यूजन ही नहीं हो रहा है, तो वो क्या होता है। तो बेटा यहाँ पे आपके ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे, यानी कि कायिक प्रवर्धन के द्वारा, जिसको हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, तो इसके द्वारा हम क्या करते हैं, बिना मेल और फीमेल का फ्यूजन हुए ही एक नए प्लांट्स हम उगाते हैं, तो ये क्या कहलाता है, कायिक प्रवर्धन। अगला क्वेश्चन, मानव भ्रूण सुरक्षित रहता है एलेंटाइस में, एमनियोटिक गुहा में, फुफ्फुस गुहा में, या पेरिटोनियम गुहा में। बताओ, मानव का जो भ्रूण होता है वो सुरक्षित रहता है
एलेंटाइस में होता है या एमनियोटिक गुहा में होता है या फुफ्फुस गुहा में होता है या पेरिटोनियल गुहा में होता है? बताओ कहाँ पे सुरक्षित होता है मानव का भ्रूण? जो मानव है, मानव का भ्रूण कहाँ पे सुरक्षित होता है? ये लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल सही बताओ सभी लोग, एकदम बिल्कुल सही सही बताओ फटाफट, 30 सेकेंड का टाइम है आपके पास, इसमें भी कंफ्यूज हो जाओगे। हालांकि फुफ्फुस गुहा और पेरिटोनियल गुहा छोड़ दोगे, लेकिन दो में आपको कंफ्यूजन जरूर होगी। तो कोशिश करो, सही बताने की कोशिश करो कि मानव भ्रूण सुरक्षित रहता है, कहाँ पे रहता है? एलेंटाइस में, एमनियोटिक गुहा में, फुफ्फुस गुहा में या पेरिटोनियल गुहा में? बताइए। तो यहाँ पे बेटा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एमनियोटिक गुहा में, है ना? कहाँ पे? एमनियोटिक गुहा में जो मानव का भ्रूण होता है ना? जो मानव का जो बेबी 9 मंथ, जो आपके एनसीईआरटी में 9.5 जो मंथ दिया गया है कि 9.5 मंथ में एक बेबी, स्वच्छ बेबी का जन्म होता है, तो ये 9 मंथ जो है एमनियोटिक की जो गुहा होती है इसी में सुरक्षित रहता है। ठीक है, किसमें? एमनियोटिक गुहा में ये 9 मंथ सुरक्षित रहता है। तो जब भी पूछा जाए मानव भ्रूण सुरक्षित कहाँ रहता है, तो एमनियोटिक गुहा में। ठीक है, तो ये जितने भी आपने 20 क्वेश्चन में आपके कितने सही है कितने आपके गलत है, आपको ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको ये बताना है। ठीक है, सभी बच्चों को बताना है, इसके साथ साथ वापस से इसको देखना है और सभी को शेयर भी करने हैं। ठीक है, क्योंकि ये आपका 1 से लेके जो आपका जीव और समष्टियां वाला चैप्टर है, यहाँ तक कि हर एक चैप्टर के एक एक क्वेश्चन है। तो अगर ये आप तैयार कर लेते हो तो कहीं से भी आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आप बिल्कुल ही आसानी से कर लोगे। ठीक है, तो कितने आपने सही किए कितने आपका गलत है ये भी आपको बताना है, और इसको ये नहीं कि बस इसको देखने छोड़ो काम खत्म, वापस से रिवीजन भी करना है। ठीक है, अब रिवीजन करने के साथ, क्योंकि अब टाइम नहीं रह गया है, क्योंकि टाइम बहुत कम है, अब आपको 2 एग्जाम देना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिसको 12th बोर्ड का एग्जाम देना है और 12th बोर्ड के बाद उनको सीयूटी भी देना है। ठीक है, क्लियर? तो ये आपको रिवीजन करनी है। तो बस आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।